गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने ऑलमोस्ट अपनी सभी सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ के बारे में स्टडी कर ली है, हम पढ़ चुके हैं। और नियरली 2 ही हमारी ऑर्गेनेलीज़ हैं, लाइक लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ कंप्लीट कर ली हैं, सेल ऑर्गेनेलीज़ स्टडी कर चुके हैं हम। सो लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे दैट लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स हैं क्या बेसिकली। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़, ठीक है। सो लाइसोसोम्स की अगर बात हम करें तो लाइसोसोम्स, यू ऑल आर फैमिलियर विद द नेम दैट दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है कि समटाइम्स जब कभी सेल डैमेज हो जाए या सेल में कुछ फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल या कुछ अटैक पैथोजेंस का हो जाए या सेल किसी भी कारण डैमेज्ड हो जाए, ख़राब हो जाए, तो लाइसोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो खुद ही बर्स्ट हो जाएंगे और खुद ही जिस सेल्स में प्रेजेंट हैं उसे खुद ही बर्स्ट करके ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये डिस्ट्रक्शन जो होती है वो बेसिकली उन्हीं सेल्स में होती है जिनको मींस कि ख़त्म होना होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, बेसिकली जो डैमेज हो चुके हैं या किसी पैथोजन के अटैक में हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, दैट दे सुसाइड देमसेल्फ, खुद ही अपने आप को मार डालते हैं। सो लाइसोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर करें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, स्फेरिकल बॉडीज टाइप, या जैसे आप वेसिकल्स में कर सकते हैं ओवल शेप्ड, ठीक है। सो सेल्स में बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनली एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। सो मेम्ब्रेन बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कोटेड रहते हैं एंड टू इनर देयर इज़ प्रेजेंट लिपिड लेयर एंड देन मैट्रिक्स। और इनमें स्पेशली बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट रहती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसी एंजाइम्स जिनके पास जो हाइड्रोलाइज कर सकें, जैसे कि इनके पास प्रोटीएसिस हैं, इनके पास लाइपेसिस हैं, ठीक है। सो इस तरह की इनके पास एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को उनको ब्रेक डाउन करेंगी, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगी और यूज़फुल कंपाउंड्स में इन्हें कन्वर्ट कर देंगी। सो लाइसोसोम्स जो बेसिकली हैं उनका यही होता है, ये एक तरह से अटैक से, फॉरेन पार्टिकल्स से सेल को बचाते हैं। सेल के ऐसे प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स की तरह ना, मतलब एक्ट करते हैं ये। सो दे आर वेरी यूज़फुल। और लाइसोसोम्स जैसे जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, सो वहाँ पे सेल टाइप पे वेरी करेगा कि एक सेल में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो वाइट ब्लड सेल्स में, मैक्रोफेजिस में, ठीक है, सेक्रेटरी सेल्स, पेनक्रियास के सेक्रेटरी सेल्स में, स्प्लीन में, लिवर में, किडनी में, ठीक है। उन सब में, इन सभी सेल्स में ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। और जैसे कुछ टैडपोल की टेल है जो डीजेनरेटिंग सेल्स या रिग्रेसिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिन्हें डीजेनरेट होना होता है, उनमें भी काफ़ी सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक सबसे डिफरेंट बात यह है लाइसोसोम्स की, जब एक ह्यूमन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है वॉर्म में, और ह्यूमन एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो जो ग्रो अप हो रहा होता है, तो उस ह्यूमन एम्ब्रियो के जो हैंड्स होते हैं ना वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब समझते हैं, जैसे एक वेब सा, जाल सा रहता है, जैसे अक्सर जैसे डक होती है या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका वेब्ड रहता है, पानी में वो सही तरह से ठहराव बना सकें अपना। जैसे डक के पाँव होते हैं ना हाथों में या पाँव में, इस तरह से उनके तो मॉडिफाइड लिम्स रहते हैं, और कि जैसे एक वेब रहता है, और वो किस तरह पानी में, वो इसीलिए होता है कि वो ठहरा सकें अपने जो फीट हैं, वेब्ड फीट ने उनको ठहरा सकें और किसी तरह से वो वहाँ पे पानी में ठहर सकें। उसी वेब्ड की मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। जब ह्यूमन एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसके हैंड्स पता है कैसे होते हैं, वॉर्म में वेब्ड होते हैं, और बाद में जैसे डेवलपमेंट होती रहती है और डिलीवरी के बाद तो सिंपल जैसे अभी हमारे हाथ हैं, नॉर्मल हाथ ही होते हैं जो बच्चा नवजात शिशु का बॉर्न होता है, तो वो जो वेब्स है ना वो लाइसोसोम्स ही डाइजेस्ट कर देता है बाद में। जब स्टार्टिंग फॉर्मेशन में ऐसे होता है, बाद में लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, एक्सेस जो मटेरियल है उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ऑटोलिटिक टाइप रोल है इनका, डिस्पोजल यूनिट्स भी इनके कहते हैं
क्योंकि जितना भी मटेरियल इनको लगता है कि ये इतना मतलब ये ज़रूरी नहीं है या ये हटना चाहिए, या टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, डेब्रिस, जो टॉक्सिक ढेर इकट्ठा हो जाता है हमारे सेल्स में, सो उसे भी ये क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोजल, जैसे गंद हम देखते हैं कि गार्बेज इकट्ठा हो जाता है तो म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं और गार्बेज को ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। प्लांट्स में भी कुछ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे फूड मटेरियल्स की फॉर्म में रहते हैं लाइसोसोम्स, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहती हैं, और वो आपको जैसे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस में मिलेंगे आपको, जैसे स्फेरोसोम्स हो गए, मेज में एलुरोन ग्रेन्स हो गए, और वैक्यूल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। वैक्यूल्स भी एक तरह से आप प्लांट लाइसोसोम्स ही कह सकते हैं। सो उनका भी अपना अपना रोल है, ठीक है। सो लाइसोसोम्स जो हैं बेसिकली क्या मेन मकसद है इनका, कि ये डिस्पोजल यूनिट्स, उसके बाद सुसाइडल बैग्स, रिसाइकलिंग सेंटर्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है ना। सो ये हो गया लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट वैक्यूल्स। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी है, जैसे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो क्या करती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं। वैक्यूल्स आपको पता ही है, वैक्यूल्स मेनली रहते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट, ठीक है। प्लांट में काफ़ी बड़ा, आपको पता ही है, एक सिंगल वैक्यूल, जैसे आप ये देखो, यू कैन सी कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 90% स्पेस जो प्लांट सेल की होती है वो वैक्यूल ही मतलब ग्रैब कर लेता है स्पेस, ठीक है। और ये बेसिकली अगर हमने सेल किया था प्लांट सेल, अगर आपको याद हो, वी हैव, इसकी जो आउटर लेयर होती है हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और बीच में हम इसको कहते हैं सैप वैक्यूल, ठीक है। सो इसी तरह से स्ट्रक्चर है इसका। वैक्यूल्स का भी सेम यही मतलब रोल है। दे स्टोर, दे आर मेंट फॉर द स्टोरेज, ठीक है। एनिमल्स में या तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे, या तो समवट कुछ स्कैटर्ड अमाउंट में होंगे छोटे छोटे वैक्यूल्स, और बैक्टीरियाज में ऑलमोस्ट नहीं ही होते, कुछ रेयर फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट हो, ऑलमोस्ट वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते बैक्टीरियाज में। सो वैक्यूल्स का भी ऐसा ही रोल है। इनकी बेसिकली जो फॉर्मेशन है या स्टडी है वो तब की गई थी जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रोटोजोआ एनिमल में देखे गए थे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो उन्हें उनका सामान जो भी वो खाते हैं या जो भी उनका प्रोसेस है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे उस टाइम पे। तो ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, एंड तब से वैक्यूल्स जो हैं उनके ऊपर मतलब वो एक तरह से ऑर्गेनली के तरह उनका मतलब होने लगा कि दिस ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनली, ये भी सेल में प्रेजेंट हैं वैक्यूल्स, और ये भी एक तरह के सेल ऑर्गेनलीज हैं। और इनका भी मेनली यही रहता है कि ये हेल्प करते हैं स्टोरेज में, ठीक है, प्लांट्स में स्टोरेज में हेल्प करेंगे। और इनमें बहुत सारे ऐसे मतलब एंजाइम्स रहते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहती हैं जो हेल्प करेंगी। देन दे आर मेंट फॉर द सिक्रेशन, ठीक है, इनका सिक्रेशन में भी काफ़ी योगदान रहता है। अब जैसे प्रोटोजोआ है तो वहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो वैक्यूल्स का भी सेम वही रोल है। सो ये दो ऑर्गेनलीज आपको मतलब बताना था कि इस तरह से इनके बारे में। और प्लांट्स में अगर इनके बारे में स्टडी करें तो इनकी आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, और जो इनर मटेरियल होगा उसे हमें सैप वैक्यूल कह लीजिए, उसे हम ऐसे कहेंगे। सो एनिमल्स में ये स्कैटर्ड फॉर्म में ही होगा, और ये इनका जो फ्लूइड है वो सेल सैप से बना होता है, ठीक है। उसमें वाटर होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, मिनरल्स, शुगर्स, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स, ठीक है, पिगमेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत कुछ प्रेजेंट रहता है उसमें। और मैच्योर प्लांट का जो वैक्यूल है वो स्मॉल वैक्यूल्स की फ्यूजन से ही बनता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में इनकी फ्यूजन हो जाती है तो उससे ही बनता है। और ये प्लांट्स, इनके फंक्शंस इस तरह से रहते हैं कि ये प्लांट्स में एक तरह से प्लांट का टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, लीव्स और ट्विग्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वुडी टिश्यूज़ को सपोर्ट करेंगे। एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इनकी बहुत हाई है, ठीक है, और सेल्स की इलॉन्गेशन में हेल्प करेंगे, और एक तरह से एक एक्वस सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड रखते हैं ये सेल के अंदर, और एक्यूमुलेशन होती है मटेरियल्स की, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स की, एंड वेस्ट डिपॉजिट भी ये एक्ट कर सकते हैं, जितना भी अनवांटेड मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स हैं, वो अपने आप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये कलर इम्पार्ट भी कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे एंथोसाइनिन्स, एंथोजैंथिन्स, ये फ्लावर और फ्रूट्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं, और इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और सीड डिस्पर्सल में हेल्प मिलता है।
सो ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये लाइट को भी एब्जॉर्ब कुछ हद तक कर लेती हैं। और जितने भी मतलब हर्बीवोर्स हैं उनके, जैसे जो प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स लाइक डियर्स, काउज, जो सब प्लांट्स को ही खाते हैं, तो ये उनसे भी इनको बताते हैं। और जितने भी अल्कलॉइड्स और टैनिन्स हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं। और जो टैनिन्स और अल्कलॉइड्स जो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स एज ए स्टोरेज काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक अलग सा ही मतलब उनकी महक, उनका अलग सा ही मतलब उनसे महक या सिस्टम उनसे इस तरह से क्रिएट होता है कि प्लांट्स डोंट ईट देम। और ये जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि लाइजोसोम्स प्लांट्स में इस तरह से होते हैं, ये लाइजोसोम्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इनके पास भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और ये भी ऑटोलिसिस कॉज कर सकते हैं कुछ केसेस में, और एज ए फूड रिजर्व की तरह भी ये एक्ट करते हैं। So this was about vacuoles and lysosomes, and next we will study about सेल साइकिल। ठीक है, जो हमारा आज का करंट टॉपिक है सेल साइकिल के बारे में, कि बेसिकली सेल साइकिल है क्या। ठीक है, ये ऑर्गेनेलिज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सेल साइकिल, की जो एक सेल डिवीजन का पार्ट है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो रेगुलरिटी में होगी, रेगुलर होगी, रिपीटिंग होगी, सर्कुलर मोशन में होगी, वो सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, सेल साइकिल इन्हें रिपीटिंग मोशन, ठीक है, रिपीटिशन में जो चीज़ होगी, सर्कुलर रिपीटिशन में जो चीज़ होगी वो सेल साइकिल, वो साइकिल कोई भी साइकिल हो, वाटर साइकिल हो, कैसे यहाँ से इवेपोरेशन होती है, पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और कैसे वापस वही पानी बन के नीचे आता है बारिश के रूप में। तो इसी तरह से ये भी एक तरह की सेल साइकिल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है, और इसका भी अपना कुछ इस तरह से टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। सो सेल साइकिल इज़ द इवेंट्स, सेल साइकिल में क्या है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड वेरियस फेजेस विच प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल साइकिल एक तरह की एक ऐसे इवेंट से भरी हुई है जिसमें बहुत सारी ऐसे जिसमें ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है सेल्स की, और बहुत सारे फेजेस हैं जो उसे रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। एंड सेल साइकिल के बारे में सबसे पहले हार्वर्ड एंड पेली ने बताया था 1953 में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जो एक सेल को डिवीजन करवाते हैं। ठीक है, ताकि एक पेरेंट सेल से क्या बन सके, पेरेंट सेल से एक आगे डॉटर सेल्स बन सकें। ठीक है, एक सेल से दो से चार, चार से आठ, इस तरह से फॉर्मेशन होती रही। और बेसिकली सेल साइकिल का मेन फंडा क्या होता है कि ये जीनोम डुप्लीकेशन में हेल्प करे। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती रहे, जीनोम हर सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसफ़र होता रहे। सो डैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सेल्स नंबर में भी इंक्रीज़ होंगे, साइज़ में भी इंक्रीज़ होंगे, जीनोम की डुप्लीकेशन भी हो जाएगी, ग्रोथ भी हो जाएगी, डिवीजन भी हो जाएगी, और इसी तरह से न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फिर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन आती है। सो यूकैरियोटिक सेल का एक बड़ा ही एक करैक्टरिस्टिक फीचर है डैट दे अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सो सेल साइकिल कुछ इस तरह से है कि इसमें बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे कि एक इंटरफेस है, ठीक है, और एक माइटोटिक फेस है, और साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, इंटरफेस आई फेस, माइटोसिस एम फेस, साइटोकाइनेसिस सी फेस, ऐसे आप इसको मतलब कर सकते हैं। और जो इंटरफेस है वो आगे 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ठीक है, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। उसके बाद फिर माइटोसिस फेस आ जाएगा और फिर साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। और ये साइड में आप देख रहे हो G0, ये एक ऐसा फेस है कि जिस सेल ने डिवाइड नहीं होना होता वो G0 फेस में चला जाता है, कि उसने फर्दर माइटोसिस नहीं अंडरगो करनी। देन क्या होता है कि इंटरफेस काफ़ी लॉन्ग फेज होता है। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेटेड फेज। इसके अंदर खुद 3 तरह के फेजेस हैं, और 12 से 20 घंटे तक, नियर अबाउट एवरेज 12 आवर्स बट मे बी एक्सीड 12 to 20 आवर्स के बीच में ये कंप्लीट होता है। और ऐसा माना जाता है कि 90% ऑफ द सेल डिवीजन और द सेल साइकिल फेज सारा का सारा इंटरफेस में ही चला जाता है। जिस तरह हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स हों,
कॉलेज एग्ज़ाम्स हों या बड़े से बड़े इम्तिहान हों, जॉब्स के लिए हों, यूपीएससी हो, टाइम ड्यूरेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे मिलेगी, ठीक है, कुछ आवर्स के लिए मिलेगी हमें। उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, जैसे अभी अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, 11th के हों चाहे 12th के हों, अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जिस दिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे, हो सकता है आपको सिर्फ 2 घंटे मिलें पेपर के लिए, 3 घंटे मिलें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आपके पास काफ़ी लॉन्ग टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सको। ये आपका टाइम है, प्रिपेयरिंग का टाइम है, ताकि आपको एग्ज़ाम में उतरना है जब, तो आप अब प्रिपेयर कर सको। उसी तरह क्या होता है, ये इंटरफेस सबसे लंबा टाइम होता है। इसमें सेल्स प्रिपेयर करता है, अपने डीएनए को तैयार रखता है, मटेरियल इकट्ठा करता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। वो उसको प्रिपेयर करेगा ताकि जब डिवीजन शुरू होगी, माइटोसिस नियर अबाउट 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो हाँ, नियर अबाउट 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी, बट उससे पहले जितनी भी ये इंटरफेस है, जो लॉन्गेस्ट फेज़ है, चाहे 12 घंटे हो, चाहे 12 से 20 घंटे का ड्यूरेशन हो, ये सारा फेज़ प्रिपरेशन में चला जाता है, ठीक है, ताकि सेल को तैयारी मिल सके कि उसने आगे डिवीजन करनी है, मटेरियल यूज़ होना है। सो अभी से अच्छी प्रिपरेशन हो, मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो, ताकि सेल डिवीजन प्रॉपरली और अच्छे से फंक्शनली अच्छे से हो सके। सो क्या होता है कि इंटरफेस आगे 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या होगा, सेल रेडी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी डीएनए कंटेंट में चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम में चेंज नहीं आएगा, बट सेल रेडी रहेगा। इसमें बड़ी फास्ट और रैपिड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, आरएनए बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, सेंट्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, हर तरह की ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस सब वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कार्ब्स एंड फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अदर मॉलिक्यूल्स सबकी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी, वो प्रिपरेशन में लग जाएंगे और डीएनए एक ऐसी स्टेज में पहुंचा होगा कि अब वो प्रिपेयर्ड है अगली स्टेज में जाने के लिए, जहाँ पे उसकी डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, सेल्स में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सेल एस फेस यानी कि सिंथेटिक फेस में नहीं आ जाता, ठीक है, सिंथेटिक फेस में ही सारी सिंथेसिस होगी। सो G1 फेस एक ऐसा फेस है जिसमें ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशन हो जाएंगी और एक्यूमुलेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सेल को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। अब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एटीपी सिंथेज प्रोवाइड करेगा, ताकि एनर्जी सिंथाइज हो और सेल को एनर्जी मिल सके आगे रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए फॉर्मेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स आगे काम आएंगे डीएनए के बेसिस में, ठीक है ना। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन की सॉर्टिंग में हेल्प करेगा, वेसिकल्स बनाएगा। सो इस तरह से हर ऑर्गेनेली का अपना अपना रोल रहता है, और ऐसे ही क्या होता है कि हर एक सेल डिवाइड करता है और हर एक सेल में ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स की ये बड़ी खासियत है कि सेल्स में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। देन उसके बाद क्या होगा कि एस फेज़ आएगा, और एस फेज़ के जाने से पहले क्या होगा कि जितने भी सेल्स जो बड़े ही फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग होते हैं, जो बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के जिनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत नीड में होती है, स्किन के सेल्स हो गए, लीवर के सेल्स हो गए, ब्रेन के सेल्स हो गए, ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन उनमें क्या होगा कि G1 फेज़ काफ़ी छोटा होगा। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें मल्टीप्लिकेशन इतनी फ्रिक्वेंट नहीं होती या ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, उसमें क्या होगा कि G1 फेज़ काफ़ी लंबा फेज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे बस मटेरियल एक्यूमुलेट ही होता रहेगा, वहाँ पे इतनी जल्दी एस फेज़ नहीं आएगा। सो उसके बाद आता है आपका एस फेज़, सिंथेटिक फेज़, ठीक है, नियर अबाउट 6 to 8 आवर्स वेरिएशन में अक्कर। सिंथेटिक फेज का नाम सुन के ही ये लगता है कि सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए कंटेंट में अब चेंज आएगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगी डीएनए की, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए डबलिंग होगी, क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, दो सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनकी फॉर्मेशन होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे, रैप्लिकेशन होगी 2 से 4, 4 से 8, मतलब इस तरह से रैप्लिकेट होता रहेगा। 2n वाला क्रोमोसोम अब 4n वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। डीएनए का कंटेंट इस तरह से चेंज होगा, 2n डीएनए कंटेंट 4n डीएनए कंटेंट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से डुप्लीकेशन होती रहेगी, और बाकी मटेरियल जो भी प्रिपेयर हुआ है वो इनकी यूज़फुलनेस में हेल्प करेगा,
इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और डीएनए की फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। सो तब तक फॉर्मेशन होती रहेगी जब तक वो G2 फेस में नहीं चला जाता। G2 फेस में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगी, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट होगी जो प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि G2 फेस के बाद सेल ने माइटोसिस फेस में आना है, M फेस में आना है, और वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे जितना भी मटेरियल जो क्रोमोसोम्स और डीएनए जब इकट्ठा हो चुका है उसकी ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी, किस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज रहेंगे और आगे जाके डॉटर सेल्स बनेंगी। सो G2 फेज़ को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, नियर अबाउट 2 to 5 आवर्स का ये फेज़ है। डीएनए कंटेंट उतना ही रहेगा, बाकी ज़्यादा एक्यूमुलेशंस होती हुई नज़र आएंगी कि और ज़्यादा डबल होने शुरू हो जाएंगी ऑर्गेनेलीज़, ठीक है, क्योंकि आगे उन्होंने डिवाइड तो होना है डॉटर सेल्स में, ऑर्गेनेलीज़ जो होंगी वो डबल होना शुरू हो जाएंगी और आरएनए की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो और फर्दर ग्रोथ होगी, सेल की और प्रिपरेशन होगी, हर एक ऑर्गेनेली डबल हो जाएगी और अपने आप को असेंबल करेगी इस तरह से। जितने भी एस्टर्स और स्पिंडल चाहिए सेल डिवीजन के लिए वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, एस्टर्स बनते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होने और एक्टिव मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि नेक्स्ट डिवीजन के लिए एनर्जी स्टोर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन आपको पता है कि माइटोसिस है। माइटोसिस नियर अबाउट 1 आवर तक होती है और माइटोसिस के भी आगे बहुत सारे फेजेस हैं, ठीक है। सो G2 फेज़ जो होगा वो माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए होगा और इस तरह से क्या होगा कि माइटोसिस में वो एंटर कर जाएगा। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने डिवाइड नहीं होना, ठीक है, जिन्होंने डिवाइड नहीं होना वो G0 फेस में एंटर करते हैं, मतलब वो सेल जिन्होंने नहीं डिवाइड होना, उनको पता है वो डिवाइडिंग सेल्स में नहीं आते, जैसे कुछ मतलब जैसे RBCs हैं, ठीक है, और ब्लड सेल्स हैं हमारे, और बिकॉज उनका न्यूक्लियस डाई ऑफ, ठीक है, मैच्योर जब वो होते हैं तो उनका न्यूक्लियस मर जाता है, सो वो एक तरह से फिर से न्यू सेल्स बनते हैं और उनका लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होता है, 120 डेज़ का होता है सिर्फ, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो बनता रहता है, रेगुलेट होता रहता है। सो जैसे RBCs हो गए, कुछ ऐसे सेल्स हैं बॉडी के लाइक कुछ ब्रेन सेल्स, ठीक है, जिन्होंने मतलब वो भी मतलब इस तरह से डेड हो जाते हैं, ठीक है, दे डोंट एंटर द माइटोसिस, उनको आगे डिवाइड नहीं होना होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो G0 फेस में आ जाते हैं, मतलब कुछ ही ऐसे सेल्स होते हैं जो आते हैं ऑलमोस्ट, जिन्होंने जाना होता है, इस तरह से मैकेनिज़्म इनिशिएट होता है कि पता होता है सेल को कि किस सेल ने जाना है आगे, कुछ हार्मोनल कंट्रोल है, फर्दर जेनेटिकल कंट्रोल है, ये सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही आता है, बॉडी में जो है काम कर रहा है वो आपका डीएनए ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सो क्या होगा कि माइटोसिस में वही सेल आएंगे और ऐसे वाले सेल्स क्या होंगे, वो G0 फेस में चले जाएंगे कि उनको जाना ही नहीं है। क्यूसेंट स्टेज भी आप इसको बोलते हो, प्लांट्स में उससे कहते भी हैं क्यूसेंट स्टेज, मीन्स कि G0 स्टेज, जहाँ पे कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, बिल्कुल इनएक्टिव हैं सेल्स, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरफेस फेजेस। कल हम माइटोसिस के फेजेस पढ़ेंगे, ये 4 फेजेस हैं माइटोसिस के। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सो कल के लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।